हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका रैंक बूस्टर हब पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ, उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं। तो आज की क्लास आपकी जो एचईओ की रहने वाली है, कौन-सी आपकी थ्योरी क्लास, ठीक है? जो रोज़ाना 8 बजे रात को होती है आपकी, जिसमें आज आपका टॉपिक है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और उसकी चौथी क्लास होने वाली है। इससे पहले हम इसकी 3 क्लासेस ले चुके हैं, जो आपकी थ्योरी बेस्ड थी। आज भी आपका जो है, ये थ्योरी वाला पार्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, समझते हैं आज जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। देखते हैं क्या है। देखिए, आज हम मातृ एवं जो शिशु से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम कह सकते हैं या भारत में या विश्व में सबसे बड़े कार्यक्रमों में जो है इसको शामिल किया जाता है। वो है आपका यूआईपी। देखिए, यूआईपी की ये मास्टर क्लास रहने वाली है। ठीक है, यूआईपी से रिलेटेड कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस क्लास को देखने के बाद आपका जो है आपसे नहीं बनेगा। तो यूआईपी होता क्या है? यूआईपी की कभी-कभी आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है और ना भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि यूआईपी होता क्या है। देखिए, यू का मतलब होता है यूनिवर्सल और आई का मतलब होता है इम्यूनाइज़ेशन। पी से आप समझते ही होंगे कि जब यहाँ पर कार्यक्रम लिखा होगा हुआ है तो इसका मतलब प्रोग्राम है। यानी यूआईपी होता है आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम। जो कि आपका 1985 यानी 1985 में स्टार्ट किया गया था। अब जब यहाँ पर जो है साफ-साफ लिखा गया है, ये माता और शिशु से संबंधित है। किस प्रकार से जो है पूरे भारत में इसको लागू किया गया? क्या इसके चरण रहे? क्या इसकी जो है चुनौतियाँ रही? किस-किस प्रकार से जो है इसे सफल बनाया गया? उसके बारे में आज हम देखेंगे। देखिए, बात करें यूआईपी की, तो भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम एक प्रकार से रहा, ठीक है? और हिंदी में बात करें यूआईपी का, तो ये सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम इसको कहा जाता है। तो आज का हमारा विषय क्या रहेगा? जो आपका यूआईपी का इतिहास है, किस प्रकार से ये रहा? इसके क्या जो है लक्ष्य रहे, ठीक है? इसमें 3 मुख्य लक्ष्य इसके रहे और साथ ही साथ आप सभी ने कभी न कभी सुना होगा क्योंकि ये हमारे एक प्रकार से बात करें समाज से रिलेटेड है। इसमें 12 जो आपकी बीमारियाँ हैं, इसमें मुख्य बीमारियाँ, उनको शामिल किया गया था और जो आपका आधुनिक जो ईवीएन जो आपकी तकनीक है, वो किस प्रकार से इसमें कार्य करती है। इसके बाद में लक्षित जो आपके दर्शक हैं, वो किस प्रकार से इसमें शामिल किए गए। जैसे आपका एक हेल्थ एक्सटेंशन ऑफिसर्स यानी कि एचईओज़ के रूप में बात कर रहे हो, एक स्वास्थ्य जो कार्यकर्ता होते हैं, उसके बारे में जैसे आपके आशा वर्कर्स हैं, आपकी एएनएम्स हैं, तो इन सबको जो है इसमें जो है शामिल किया गया था। तो हमारा जो परम लक्ष्य था, यानी जो आपका संपूर्ण देश है, देश का जो है आपका कोई-सा भी हिस्सा हो, कोई-सा भी कोना हो, ठीक है? तो देश के हर बच्चे और हर माँ की जो संपूर्ण सुरक्षा है, उसको सुनिश्चित करना ही इसका एक प्रकार से बात करें तो लक्ष्य था, ठीक है? अब बात कर लेते हैं जैसे कि हमने ऊपर अभी बात की कि आपका जो यूआईपी है, ये आपका 1985 में जो है बना। अगर आपसे पूछे कि यूआईपी का जो बात करें स्थापना कब हुई तो आपको 1985 इसका आंसर लगाना है। लेकिन इसकी शुरुआत यहाँ से नहीं, थोड़ा इससे पीछे जाते हैं। 1978 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है? और इसका नाम तब ईपीआई था यानी विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम और 1985 में जो है इसका नाम बदल करके सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम किया गया था, ठीक है? अब बात कर लेते हैं यूआईपी का जो असली अर्थ है और इसे किस प्रकार से पूरे भारत में गोल्डन रूल के रूप में जो है विस्तारित किया गया था, उसको हम देखते हैं। देखिए इसके 4 एक प्रकार से बात करें महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर रखे गए हैं। जैसे कि देश के हर कोने तक जो है इसको पहुँचाना, ठीक है? क्योंकि ये सार्वभौमिक था और सार्वभौमिक का मतलब होता है कि पूरे देश में कोई बच्चा, कोई महिला इससे ना छूटे। दूसरा, हर बच्चे और गर्भवती महिला को जो है सुरक्षा प्रदान करना। तीसरा, आपका बिना किसी भेदभाव के बिल्कुल मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसको उपलब्ध कराना। और चौथा है आपका उच्च गुणवत्ता वाले जीवन रक्षक जो टीके हैं, उनकी गारंटी। यानी एक प्रकार से बात करें तो ये 4 इसके स्तंभ कह सकते हैं, इसके पैर कह सकते हैं इस कार्यक्रम के। इनके बिना इनको जो इस कार्यक्रम को जो है सुचारू करना, लागू करना इम्पॉसिबल था। अब बात कर लेते हैं इस कार्यक्रम को विश्व के सबसे बड़े जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। यूआईपी केवल एक योजना नहीं थी, ठीक है? यह दुनिया का सबसे कह सकते हैं विशाल जन स्वास्थ्य अभियानों में से एक था। अब बात कर लेते हैं किस प्रकार से इसने जो है अपना काम किया पूरे भारत में।
तो इसमें अगर क्योंकि इसमें 2 कैटेगरी इसमें रखी गई थी। एक आपका नवजात जो शिशु होते हैं वो जन्म लेने वाले बच्चे, दूसरी आपकी जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं, माताएँ होती हैं वो। तो आपकी बात करें शिशुओं की, तो संपूर्ण टीकाकरण के दौरान हर वर्ष क्योंकि सालाना जो है वृद्धि या फिर आप कह सकते हैं कि कितने बच्चों या कितनी महिलाओं को जो है वर्ष भर में टीका लगाया गया, उसका यहाँ पर डाटा दिया गया है। तो बात करें आपके जो नवजात शिशु होते हैं उनकी, तो लगभग आपका 2.6 करोड़ यानी आप देख सकते हैं 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को, नवजात शिशुओं को जो है टीकाकरण जो है कंप्लीट किया गया। उसके बाद में गर्भवती जो महिलाएँ होती हैं, माताएँ होती हैं, उनकी बात करें तो लगभग आपका 3 करोड़ के आस-पास, जिसमें आपका 2.9 करोड़ यहाँ पर दिया गया है डाटा, तो ये आपका लगभग 3 करोड़ बैठता है। ठीक है? तो हर वर्ष जो है लगभग 3 करोड़ महिलाओं को जो है टीकाकरण जो है सही तरीके से कंप्लीट किया गया था। और बात करें पूरे वर्ष में यानी हर साल के यहाँ पर जो है डाटा उपलब्ध है, तो टीकों की कुल जो खुराक होती है, डोज़ होती है, उनकी बात करें तो उनका लगभग 1 बिलियन के आस-पास जो है रिकॉर्ड यहाँ पर किया गया है। ये कभी-कभी आपसे पूछ लेता है इसीलिए मैंने जो है इसको डाला है। अब हमारे 3 मुख्य जो है इसमें लक्ष्य रहे किसी भी बीमारी को लेकर के हमारे जो है मेन 3 जो है सबसे बिंदु रहते हैं जिनको जो है हम प्राथमिकता पर रखते हैं। जिसमें किसी भी बीमारी का उन्मूलन किस प्रकार से किया जा सकता है, निष्कासन किस प्रकार से किया जा सकता है और तीसरा आपका नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है, उसको हम देखने वाले हैं। देखिए, आप आने वाले समय में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, एचईओज़ की यानी हेल्थ एजुकेशन जो ऑफिसर्स हैं आप, तो वो ध्यान दें कि यूआईपी का काम जो है केवल बीमारी को खत्म करना नहीं था। क्योंकि बीमारी खत्म की दोबारा भी जो है वो पलट कर के आ सकती है। जैसे आपका कोरोना, ठीक है? खत्म एक बार से हालाँकि खत्म नहीं हुआ था लेकिन एक तौर पर देखें कि उसको जो है एक प्रकार से कंट्रोल किया जा चुका था। लेकिन दोबारा से फिर क्या है संक्रमण फैला। तो सिर्फ़ बीमारी को ख़त्म करना जो है किसी भी बीमारी का या फिर कार्यक्रम का जो है लक्ष्य नहीं होता है। इसके 3 स्पष्ट तकनीकी लक्ष्य हैं, जिसके माध्यम से किसी भी बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है? जिसमें पहला है आपका उन्मूलन, जिसको बात करें आपकी बिल्कुल, 1 सेकंड। जी, जिसमें पहला है आपका उन्मूलन, दूसरा है आपका निष्कासन और तीसरा है आपका नियंत्रण। जो आपका उन्मूलन है, ये क्या करता है देखिए दुनिया के नक्शे से बीमारी के जो कीटाणु होते हैं, उनको हमेशा के लिए जो है मिटाना, खत्म करना, ठीक है? इसके बाद में निष्कासन क्या होता है एलिमिनेशन ये किसी एक भौगोलिक क्षेत्र या फिर देश में बीमारी के जो मामले होते हैं उनको जो है शून्य घोषित कर देना, ठीक है? उस बीमारी को वहाँ से जो है जड़ से खत्म कर देना, ये आपका निष्कासन होता है, ठीक है? इसके बाद में तीसरा होता है आपका नियंत्रण जिसको कंट्रोल भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मामलों को इतना कम कर देना कि वह जन स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा जो है उत्पन्न ना करे, ठीक है? इस प्रकार से 3 जो है आपके मुख्य इसमें लक्ष्य रखे गए हैं। अब बात करते हैं भारत के संबंध में कि हमारी कुछ ऐतिहासिक जो है जीत भी रही हैं, सफलता की जो है कहानियाँ भी रही हैं, वो किस प्रकार से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के बारे में, जो चेचक जिसको स्मॉल पॉक्स कहा जाता है, दुनिया में सबसे पहले ही जो है पूरी तरह से इसे खत्म कर लिया गया था, ठीक है? अब बात करते हैं 2 ऐसी उपलब्धियाँ भारत के नाम जो है दर्ज है, जिसमें आपकी एक है आपका उन्मूलन की जीत इसे हम कह सकते हैं, ठीक है? रिडक्शन और दूसरा आपका निष्कासन यानी कि एलिमिनेशन की जीत इसे कह सकते हैं, जो 2014 में आपका भारत पोलियो मुक्त जो है किया गया था। भारत को कब ये पूछ लिया भी जाता है कि भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था, तो 2014 में इसको पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। इसके बाद में आपका मातृ एवं नवजात जो शिशु होते हैं उनको टिटेनस जो हो जाता है उसका जो है निष्कासन, इसे 2015 में जो है कंप्लीट कर लिया गया था। इसके बाद में निरंतर प्रगति की बात करें जिसमें जो है अभी फ़िलहाल में जो कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके संबंध में जो है ये प्रयास जो है हमारे जारी हैं, जिसमें आपका टीबी है और खसरा है। देखिए लगातार कमी ला कर के इन्हें जो है खतरे के स्तर से नीचे रखा जो है जा चुका है। हालाँकि जो आपका खसरा है, मीज़ल्स है, ये और टीबी आपका जो है काफ़ी हद तक यानी कि खतरे के निशान से नीचे जा चुका है। अब इन पर जो है नियंत्रण किया जा चुका है। इसके बाद में जैसे हमने बात करा कि आपकी जो यूआईपी है, यूनिवर्सल इम्यूनाइज़ेशन जो प्रोग्राम है, इसमें आपकी जो 12 बीमारियाँ हैं, इसको लक्षित किया गया है।
अब जो ये 12 बीमारियाँ हैं, इनको भी अलग-अलग जो है अ, समूह में बाँटा गया है, किस प्रकार से वो देख लेते हैं। इसमें आपकी 9 राष्ट्रीय बीमारियाँ हैं, जो पूरे भारत में हर जगह जो है थोड़ी या फिर ज़्यादा मात्रा में जो है मौजूद हैं। और 3 आपकी उप-राष्ट्रीय बीमारियाँ हैं, जो विशेष क्षेत्र या फिर कह सकते हैं चरणबद्ध जो तरीके हैं वहाँ पर जो है चरणबद्ध तरीके से लागू हैं। देख लेते हैं कौन-सी बीमारी कहाँ पर जो है फिट बैठती है। यानी पूरे देश में सुरक्षा देने वाली 9 राष्ट्रीय बीमारियाँ हैं, उसका पहला भाग हम देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला है डिप्थीरिया। अब आपको यहाँ पर नाम भी दिए गए हैं, साथ-साथ ये पूछ लिया जाता है कि जो आपका मान लीजिए हम एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि डिप्थीरिया है, तो आपके शरीर के किस जो है अंग या हिस्से को प्रभावित करता है। तो डिप्थीरिया आपके गले से रिलेटेड बीमारी है, गले को जो है प्रभावित करता है। इसके बाद में दूसरा आपका पर्टुसिस है, इसको काली खाँसी कहते हैं, फेफड़ों से संबंधित ये बीमारी है, ठीक है? इसके बाद में तीसरा आपका टिटेनस, टिटेनस में क्या होता है, आपकी जो मांसपेशियाँ हैं, वो बुरी तरह से जो है ऐंठने लगती है, तो ये मांसपेशियों से संबंधित बीमारी है। इसके बाद में 5वीं आपके आती है खसरा, जिसको मीज़ल्स कहते हैं, ये क्या होता है, एक प्रकार से शरीर पर हल्के-हल्के दाने और तेज़ बुखार के साथ में आपको होता है, ठीक है? इसके बाद में आपकी चौथी है पोलियो, ये छूट गई थी, सॉरी। पोलियो देखिए पोलियो से आप सब जो है पहले से ही परिचित हैं। पोलियो एक घातक बीमारी है। ये इसमें क्या होता है देखिए लकवा किसी भी व्यक्ति को मार जाता है और उससे क्या है, हो सकता है पैर या फिर उसका हाथ या फिर पूरी बॉडी जो है काम करना बंद कर देती है। ठीक है? इसको पैरालिसिस के कारण ये होता है, जिससे पूरी बॉडी या कभी-कभी जो है शरीर का कोई एक विशेष अंग जो है इसके कारण खराब हो जाता है। अब पूरे देश में सुरक्षा देने वाली 9 राष्ट्रीय बीमारी, दूसरा भाग हम देख लेते हैं। इसमें छठा है आपका रूबेला, ठीक है? अब रूबेला होता क्या है? देखिए विशेषकर ये गर्भवती जो महिलाएँ होती हैं, उनके जो गर्भस्थ शिशु हैं, उनके लिए खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर देता है, ठीक है? या तो उनके विकास को रोक देता है या फिर ऐसा हो सकता है कि जो भ्रूण में पल रहे बच्चे के किसी अंग को जो है खराब कर देता है। इसके बाद में 7वाँ है आपका बचपन का जो तपेदिक होता है, टीबी होता है। ये क्या करता है बच्चों में जो फेफड़े होते हैं या फिर अन्य कोई अंग होता है शरीर के अंदर, उस में जो है कोई न कोई इन्फेक्शन फैलाता है जैसे टीबी, ठीक है? इसके बाद में आपका हेपेटाइटिस बी आता है। ये क्या होता है जो लीवर होता है, यकृत होता है, उस पर जो है जानलेवा एक प्रकार से संक्रमण पाया जाता है। इसके बाद में आपका हीमोफिलिसिस जो इन्फ्लुएंजा टाइप बी है, तो ये आपका क्या होता है एक प्रकार से बात करें इसको दिमागी जो बुखार होता है जिसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है और निमोनिया उसका जो है प्रमुख कारण इसको माना जाता है। तो ये 9 बीमारियाँ आपने देखी, अब इसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं जो 3 उप-राष्ट्रीय बीमारी थी। देखिए उप-राष्ट्रीय का मतलब होता है एक विशेष क्षेत्र और चरणबद्ध तरीके से जो है लागू होती हैं। किस प्रकार से देख लेते हैं। पहला है आपका रोटा वायरस, देखिए गंभीर डायरिया से बचाव ठीक है? अब इसकी बात करें तो अब ये पूरे देश में जो है लागू है। दूसरा आपका न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन जिसे पीसीवी भी कहा जाता है। ये क्या करती है आपकी नमूनिया से आपका जो है बचाव करती है, ठीक है? ये भी पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से अब लागू कर दी गई है। तीसरा आपका जापानी इंसेफ्लाइटिस है जिसको जेई कहते हैं। इसे भी एक प्रकार से दिमागी बुखार केवल उन स्थानिक जिलों जहाँ पर जो है मच्छर का प्रभाव ज़्यादा है, वहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके बाद में अब बात करते हैं, इसे नतागी भी आप कह सकते हैं या फिर एनटीएजीआई भी इसे आप बोल सकते हैं। देखिए भारत के टीकाकरण कार्यक्रम का एक वैज्ञानिक इंजन इसे आप मान सकते हैं। किस प्रकार से यूआईपी कोई पुराना या फिर रुका हुआ प्रोग्राम नहीं है। यह समय के साथ में स्मार्ट होता जाता है। यानी किसी मान लीजिए हमने कोई चीज़ बनाई और उसमें समय के साथ में परिवर्तन या फिर उसमें अपडेशन की ज़रूरत हुई, तो हमसे क्या करते हैं अपडेट करते हैं। वही यहाँ पर किया गया। देख लेते हैं नतागी है क्या? देखिए इसे कहा जाता है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये क्या करता है आपका पूरे विश्व में किसी भी प्रोग्राम के अंदर मान लीजिए कोई नया टीका जो है इसमें शामिल करना है या फिर कुछ और जो है अपडेशन करना है उसके लिए ये संस्था या फिर ये ग्रुप काम करता है। यह देश के टॉप वैज्ञानिकों की एक विशेष कमेटी है, समूह है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है यह तय करना होता है कि यूआईपी में कौन-सा जो नया टीका है शामिल किया जाए, कब शामिल किया जाए और जो है कैसे शामिल किया जाए। ठीक है? ये आपका नतागी तय करता है।
वैज्ञानिक विकास और नए टीकों का समावेश, जैसे मैंने अभी बताया नतागी की सिफारिशों पर ही यूआईपी में जो है क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं समय-समय पर। जैसे आपकी 5 इन 1 स्मार्ट जो वैक्सीन है, वो शामिल की गई। दूसरा आपका जो मीज़ल्स प्लस रूबेला को मिलाकर के जो दोहरी आपकी एमआर वैक्सीन है, वो इसमें शामिल की गई। इसके बाद में आपका जो पोलियो जो वायरस है, उसका जो स्ट्रेन हमेशा के लिए जो है ब्लॉक किया गया। यानी 2 तरीकों से, एक आपका इंजेक्शन के थ्रू और दूसरा आपका जो 2 बूंद ज़िंदगी की जो मुँह या फिर कह सकते हैं, मुँह के द्वारा जो है बच्चों को दी जाती है। इसके बाद में बात कर लेते हैं इविन के ज़रिए हमारी जो वैक्सीन सप्लाई चेन का जो डिजिटीकरण हुआ, ठीक है? वो किस प्रकार से हुआ, ठीक है? इविन के ज़रिए हमारी वैक्सीन सप्लाई चेन का डिजिटलीकरण कैसे हुआ, ठीक है? देखिए इविन होता क्या है? ये होता है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंट नेटवर्क, यानी स्वदेशी तकनीक का विशाल जो दायरा है वो लगभग आपका 2900 प्लस जो कोल्ड चेन है, पॉइंट्स है, उस पर लागू। मुख्य काम क्या होता है इसका, जो तापमान और स्टॉक की जो रियल टाइम निगरानी है, उसको जो है उसका ध्यान रखना और उसको जो है एक प्रकार से बैलेंस करना। इसके बाद देख लेते हैं तापमान का जो अलर्ट सिस्टम है वैक्सीन को खराब होने से बचाने के लिए है। ये किस प्रकार से काम करता है? देख सुरक्षित तापमान की बात करें, इसकी कुछ सीमा जो है तय होती है, जो आपकी यहाँ पर दिखाई गई है। यानी आपका जो तापमान का अलर्ट सिस्टम वैक्सीन को खराब होने से किस प्रकार बचाता है, यह भी यहाँ पर दिखाया गया है। सुरक्षित तापमान जो सीमा होती है, वो आपका 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। यानी जब आपका जो टेम्परेचर है, वो 9 डिग्री पर पहुँच जाता है, इसका मतलब खतरा है, ठीक है? कुछ तकनीक होती है, इन सिस्टम द्वारा पहचाना जाता है खतरे को और कार्रवाई की जाती है। यानी आपका जो एचईओ है और कोल्ड चेन है, ये आपका हैंडलर को तुरंत जो है एसएमएस अलर्ट भेजते हैं और फिर अधिकारी द्वारा जो वैक्सीन है, उसको सुरक्षित करने के कोई न कोई उपाय जो है देखे जाते हैं। इसके बाद में संपूर्ण जो इकोसिस्टम है, जैसे क्या नीति होनी चाहिए, तंत्र किस प्रकार से काम करता है और तकनीक का जो संगम है, वो किस प्रकार से जो है काम करता है एक ट्रायंगल के माध्यम से। जैसे आपकी नीति क्या होनी चाहिए, यानी टॉप वैज्ञानिक तय करेंगे कि कौन-सा जो है टीका लगाना है? किस समय पर लगाना है। इसके बाद में जो आपका सिस्टम है, तंत्र है, वो कैसे काम करता है, जैसे यूआईपी है, आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइज़ेशन जो प्रोग्राम है, यानी एक प्रकार से विशाल नेटवर्क जो लगभग एक साथ 1 वर्ष में लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को जो है मुफ्त टीके जो है लगाने का काम करता है। इसके बाद में तीसरा आपका तकनीक होती है, जो आपकी डिजिटल कवच होता है, जो टीकों को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है सुरक्षित रखने का कार्य करता है। तो बीमारियों का जो सफल उन्मूलन है, निष्कासन है और साथ ही साथ नियंत्रण है, इस प्रकार से जो है बैलेंस किया जाता है। इसके बाद में राष्ट्र के रक्षक के रूप में एक एचईओ की जो अहम भूमिका होती है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप सिर्फ़ एक कर्मचारी नहीं हैं, आप देश के भविष्य के रक्षक हैं। आप क्या हैं? रक्षक हैं, हीरोज़ हैं। आपकी जो मुख्य ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो किस प्रकार हैं? 12 जो बीमारियाँ हैं और उनके जो टीके हैं, टीकों की सटीक पहचान करना, ठीक है? इवन के तापमान और स्टॉक अलर्ट को जो है तुरंत एक्शन में लेना, सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा या गर्भवती महिला, माता इस सुरक्षा कवच से ना बचे, ना छूटे। अब बात करते हैं भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम एक मास्टर क्लास के रूप में, यानी यूआईपी का जो रणनीतिक आपका ढांचा है, यह प्रोजेक्शन आपका यह प्रेजेंटेशन भारत के टीकाकरण कार्यक्रम के प्रशासनिक और रणनीतिक मास्टर क्लास को डिकोड करता है। हम रटने के बजाय सिस्टम को चलाने वाले 5 मुख्य स्तंभों को विजुलाइज करेंगे, ठीक है? जिसमें पहला है आपका फील्ड कमांडो, ठीक है? पहला कौन-सा है? फील्ड कमांडर, जैसे आपका एचईओ।
ठीक है? यानी ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन फील्ड कमांडर एचईओ ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन और समन्वय का जो एक कार्यभार होता है, वो उसके कंधों पर होता है। ठीक है? इसके बाद में आपका दूसरा डिजिटल रजिस्टर ही होता है यूविन के थ्रू। इसमें डेटा और जो है ट्रैकिंग वगैरह इसमें यूज़ किया जाता है। इसके बाद में आपका जो सुरक्षा है यानी निगरानी और भरोसा, ठीक है? इसके बाद आपका जो बात करें वित्तीय ढाँचा भी होता है, पैसा और जो रसद होती है, वो कहाँ से जो है मुहैया कराई जाती है। इसके बाद में मिशन इंद्रधनुष जो कवरेज है और गति है, किस प्रकार से जो है कार्य करती है, इनको भी हम देखने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। देखिए यूविन पोर्टल किस प्रकार से जो है इसमें अपनी अहम भूमिका अदा करता है, उसको हम देखने वाले हैं। टीकाकरण का जो डिजिटल दिमाग है, यूविन को कहा जाता है, यूविन पोर्टल को कहा जाता है। देखिए कोविन से प्रेरणा यानी कि कोविड-19 के जो कोविन पोर्टल की अपार सफलता के बाद में भारत सरकार ने रूटीन टीकाकरण यानी यूआईपी के लिए यूविन लॉन्च किया है। ठीक है? उसी के बाद ये लॉन्च किया गया है। पहले की अगर हम स्थिति देखें तो भारी-भारी जो रजिस्टर है, ठीक है? एक प्रकार से लोड इसे आप कह सकते हैं। यानी एएनएम जो आपकी होती है उनको भारी रजिस्टर और जो है एमसीपी कार्ड और मैनुअल रिकॉर्ड जो है अपने पास रखना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया है, अब जो है सारा काम पेपरलेस हो गया है। एक प्रकार से इसे पेपरलेस क्रांति भी कहा जा सकता है। सब कुछ ऑनलाइन है, ठीक है? हर गर्भवती महिला और नवजात जो बच्चा होता है उसका यूविन पर 100% डिजिटल जो पंजीकरण है वह होता है। कोई कागज़ नहीं, कोई डेटा, कोई लॉस नहीं। तो ये पहले से बेहद जो है एक प्रकार से सुलभ जो है हो चुका है। अब बात कर लेते हैं यूविन का सबसे बड़ा फ़ायदा। देखिए देश भर में एक प्रकार से बात करें पोर्टेबिलिटी और आप इसे समझ सकते हैं पोर्टेबिलिटी होती क्या है? देखिए पोर्टेबिलिटी क्या होती है? किसी सेवा, डेटा या फिर किसी पॉलिसी को बिना किसी बड़े बदलाव या फिर नुकसान के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाने की जो अक्षमता है, उसी को पोर्टेबिलिटी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक छोटी-सी कह सकते हैं कम शब्दों में भी लिखा गया है, टीकाकरण की सुविधा अब किसी राज्य या जिले की सीमा से बंधी नहीं है। ठीक है? कैसे काम करता है? देखिए उनका रिकॉर्ड यूविन पर ऑनलाइन सुरक्षित है। वे किसी भी राज्य के सरकारी अस्पताल में जाकर के अगला टीका जो है लगवा सकती हैं। उसके लिए उनको जो है प्रतिबंधित नहीं होना पड़ता है। ठीक है? तीसरा बात करते हैं डिजिटल प्रमाण। देखिए टीकाकरण पूरा होने पर माता-पिता सीधा अपने फ़ोन पर जो है क्यूआर कोड आधारित डिजिटल सर्टिफ़िकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए पहले जो भारी भरकम जो है रजिस्टर होते थे, ठीक है? कितनी ज़्यादा असुविधा उसमें होती थी। अब जो है इन चीज़ों को सुविधा में परिवर्तित कर दिया गया है। इसीलिए अपडेशन ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को लेकर के। नेक्स्ट हम बात करते हैं सघन मिशन इंद्रधनुष। देखिए ये जो है 90% जो है इसका लक्ष्य रहा। किस प्रकार से? समस्या की बात करें तो यूआईपी की एक बड़ी चुनौती यह थी कि हमारा जो राष्ट्रीय टीकाकरण है कवरेज लगभग 60 से 65% पर जो है आकर के अटक गया था। यहाँ पर मैंने 65% लिखा लेकिन 60 से 65% के बीच में था। अब इसका समाधान क्या निकाला गया? देखिए इस आंकड़े का 90% के पार ले जाने के लिए सघन मिशन यानी कि इंद्रधनुष की रणनीति जो है लागू की गई थी। यही कारण था कि जो है इंद्रधनुष मिशन जो है लाया गया था। अब बात कर लेते हैं गलतफ़हमी बनाम सच्चाई की। देखिए आईएमआई को कोई नया टीकाकरण कार्यक्रम नहीं था। ये जो आपका यूआईपी था, उसी का एक स्पेशल ड्राइव इसे आप कह सकते हैं, जिसे सिस्टम की गति को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अब बात कर लेते हैं जो आईएमआई का जो फ़ोकस था, ठीक है? वो कहाँ पर जो आकर के फिक्स हुआ। यानी जो छूट गए टीकाकरण से संबंधित जो केसेज़ थे, उनको ढूँढना और उन्हें जो है कंप्लीट करना था। आईएमआई का पूरा फ़ोकस उन हाई प्रायोरिटी क्षेत्रों पर होता है, जहाँ बच्चे अक्सर जो है रूटीन आपकी जो यूआईपी जाँच से छूट जाते हैं। जिसमें आपकी शामिल है शहरी जो मलिन बस्तियाँ हैं वहाँ पर, दूसरा आपकी जो खानाबदोश बस्तियाँ हैं वो, या फिर ईंट के जो भट्टे हैं वहाँ पर जो है माता-पिता जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं वो। तो उनके साथ में जो बच्चे चले जाते हैं वहाँ पर जो है पहुँच सुलभ नहीं हो पाती है, उनको इसमें टारगेट किया गया है। और चौथा आपका जो निर्माण स्थल होता है, मान लीजिए कहीं पर मकान वगैरह या फिर कंस्ट्रक्शन का काम है और वहाँ पर जो है किसी एक स्थल से दूसरे स्थल पर जाकर के जो है लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर जो है ये आपका इसको यहाँ पर जो है लक्षित किया गया था। तो 4 मुख्य इसमें इसके लक्ष्य रखे गए और इनको जो है कंप्लीट इसमें किया गया। अब बात करते हैं तीसरा आपका वित्तीय ढाँचा जो है
पैसा और जो और चीज़ें हैं यानी कौन जो है ऐसे कार्यक्रमों को पोषित करता है, उसकी ज़िम्मेदारी किसकी होती है, यहाँ पर बताया गया है। तो बात करें भारत सरकार यानी केंद्र सरकार भी आप इसे कह सकते हैं, 100% जो फंडिंग थी इसमें केंद्र सरकार की थी, ठीक है? देखिए, बात करें 100% केंद्रीय वित्त पोषण कार्यक्रम एक प्रकार से रहा। भारत सरकार पूरे कार्यक्रम के मुख्य संसाधनों का 100% खर्च उठाती है। सभी वैक्सीन्स यानी जो टीके होते हैं, उनकी खरीद, ठीक है? उनका जो सुरक्षित एडी आपका सभी वैक्सीन्स की खरीद, साथ ही साथ सुरक्षित जो एडी सिरिंज थी, उनकी सप्लाई, कोल्ड चेन जो उपकरण होते हैं, उनका खर्च, संपूर्ण आपका टोटल 100% फंडिंग इसमें केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। ठीक है? बात करें आपका राज्य सरकार की तो यहाँ पर जो है 0% फंडिंग थी, ठीक है? और 100% आपका जो है एक्शन यहाँ पर दिखाया गया था। राज्यों की भूमिका क्या थी? क्या कार्य कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं इनका जो है क्या रोल रहा इस दौरान? तो राज्य सरकार का कार्य केवल इस प्रोग्राम को ज़मीनी स्तर पर सफलतापूर्वक जो है लागू करने तक ही सीमित रहा। ठीक है? इसके अलावा जो फंडिंग या फिर कोई जो है आपका वित्तीय सहायता राज्य सरकार की ओर से यहाँ पर नहीं की गई थी। अब बात कर लेते हैं जहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पर। देखिए सुरक्षित कचरा निस्तारण, ठीक है? जो आपका सेफ वेस्ट जो मैनेजमेंट है उसको किस प्रकार से जो है बैलेंस किया जाता है। देखिए अदृश्य चुनौती, देखिए यूआईपी के तहत हर साल करोड़ों जो है सिरिंज का इस्तेमाल होता है। खुले में फेंकने से एक प्रकार से बात करें भयंकर संक्रमण फैल सकता है। इसके लिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का अलग से बजट होता है। ठीक है? ये एक मैनेजमेंट होता है अलग से ये क्या करता है जो वेस्ट एक प्रकार से इसमें आपका मटेरियल भी कह सकते हैं, ठीक है? वेस्ट आपका जो है कचरा होता है, उसको किस प्रकार से जो है डेस्ट्रॉयड किया जाता है, ठीक है? नष्ट किया जाता है, उसको यहाँ पर बात बताई गई है। कैसे? सबसे पहले मान लीजिए टीकाकरण जो है किया जाता है, इम्यूनाइज़ेशन किया जाता है। इसके बाद में करोड़ों इस्तेमाल की गई सिरिंज जो है इकट्ठा हो जाती हैं। अब इनको जो है कुछ कलर कोडेड डस्टबिन होती है, उसके अंदर रखा जाता है। इसके बाद में इन्हें जो है सुरक्षित तरीके से नष्ट किया जाता है। ठीक है? ये इसकी प्रक्रिया होती है। इसके बाद में बात करें एईएफआई सर्विलेंस यानी सुरक्षा सर्वोपरि है। सुरक्षा सबसे जो है ऊपर है, सुरक्षा को सबसे पहले स्थान पर प्राथमिकता दी गई है। किस प्रकार से? देखिए एईएफआई क्या है? ठीक है? ये है क्या, किस प्रकार से ये काम करता है? तो ये है आपकी एडवर्स इवेंट फ्लोइंग इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण के बाद होने वाली कोई भी अनचाही या फिर गंभीर घटना। मान लीजिए किसी बच्चे को जो है टीका लगाया गया है और किसी कारण या तो उसके जो बॉडी है उसने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है, उसके विपरीत जो है इसको रिएक्शन हो गया है, इस प्रकार से, ठीक है? तो कड़ा प्रशासन जो है ढाँचा इसके लिए तैयार किया गया है। यूआईपी में बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होता है। यदि टीका लगने के बाद किसी बच्चे की मृत्यु हो जाए या फिर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि अस्पताल में जो है बच्चे को भर्ती होना पड़े, तो सिस्टम तुरंत अलर्ट हो जाता है, ठीक है? यानी बच्चे की सुरक्षा सर्वोत्तम है, सर्वोपरि है। अब बात कर लेते हैं किस प्रकार से मान लीजिए टीकाकरण हुआ, जिस समय टीकाकरण हुआ, उसके जो है कुछ समय बाद गंभीर घटना हुई, यानी अस्पताल में उस बच्चे को या फिर माता को जो है भर्ती कराया गया। तो आपकी जो एईएफआई जो समिति है उसके द्वारा जो है रैपिड जाँच शुरू की जाती है, ठीक है? लगभग आपका 24 से 48 घंटे में जो है इसको निपटाने का जो है टारगेट इसमें शामिल किया गया है। अब बात करते हैं एईएफआई जाँच किस प्रकार से होती है, तथ्यों से जो जीती आपकी जनता का जो है भरोसा इसमें हासिल किया जाता है। कैसे? मान लीजिए कोई गंभीर घटना आपकी हो जाती है, जिसमें क्या-क्या शामिल हो सकता है। मान लीजिए टीके का रिएक्शन हो गया, उसकी बॉडी ने जो है उस टीके को एक्सेप्ट नहीं किया है, इस प्रकार की कंडीशन आपकी बन सकती है। या फिर आपका जो प्रोग्रामैटिक जो आपका एरर होता है, यानी लगाने में कोई गड़बड़ हुई है, ठीक है? यानी क्या सुई लगाने के जो तरीके थे, उसमें कोई मानवीय गलती हो जाती है क्योंकि हम जो है ह्यूमन बीइंग्स हैं और गलती जो है स्वाभाविक है क्योंकि हम कोई कंप्यूटर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो इंजेक्शन लगाने का तरीका था, जिस माध्यम से वो देना होता है, आपने जो है उसमें थोड़ी-सी कोई छूट या फिर आपसे कोई गलती हो गई है। तो इस प्रकार का भी कोई
जो है स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद में आपका इत्तेफ़ाक से क्या है महज़ एक संयोग था, जैसे कोई पुरानी बीमारी उसको बच्चे को है, ठीक है? इंजेक्शन लगने से जो है उसको कुछ न कुछ उसके प्रति जो है रिएक्शन हो गया है। तो इस प्रकार से जो है पारदर्शिता इसमें होती है और जनता का भरोसा इसमें हासिल किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका फील्ड कमांडर। देखिए, आप सभी को पता है आप इस पद की तैयारी कर रहे हैं, तो फील्ड कमांडर आपका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी यानी एक एचईओ होता है। अब एचईओ की रणनीतिक जो भूमिका होती है, किस प्रकार से यहाँ पर जो है देखी जाती है। एक हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर सिर्फ शिक्षा नहीं देता है, वह इस पूरी प्रणाली का प्रोग्मा प्रोग्रामेटिक फील्ड कमांडर है। उसके 3 मुख्य प्रशासन कार्य है जो सिस्टम को जमीन पर टूटने से बचाता है। इसके बाद में देखते हैं किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले समीक्षा यानी माइक्रो प्लानिंग को जाँचना। दूसरा आपका टीम वर्क जो विभिन्न विभाग हैं उसके बीच में जो है तालमेल कैसे आप बैठाते हैं। तीसरा आपका सुरक्षा यानी संकट संचार और जो अफ़वाह है उसको आप किस प्रकार से रोकने का काम करते हैं। इसके बाद में एचईओ का कार्य सबसे पहला कार्य आपका जो माइक्रो प्लानिंग है, यानी एक प्रकार से इसे जासूसी, ठीक है? यानी प्लानिंग की जासूसी किस प्रकार से आप कर सकते हैं। एएनएम का प्लान, यानी एएनएम हर गाँव के लिए टीकाकरण का एक माइक्रो प्लान जो है बनाती है। एचईओ की जो ऑडिटर भूमिका होती है, वो किस प्रकार से यानी एचईओ को इस प्लान की जो बारीकी है, उससे समीक्षा करनी होती है कि गाँव का कोई छोटा टोला या फिर दूरस्थ जो क्षेत्र है, छूट तो नहीं गया है, ठीक है? इसकी आप जाँच करेंगे। तो ये कुछ आपके जो हैं सिद्धांत होते हैं और सिद्धांत क्या है कि एक भी बच्चा इस सुरक्षा चक्र से छूटना नहीं चाहिए, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आपका है एचईओ का कार्य दूसरा आपका यानी अंतर विभागीय जो समन्वय है, कैसे आप विभागों जो विभिन्न विभाग होते हैं आपके अंडर में, उसे कैसे आप जो है एक प्रकार से समन्वय बैठाते हैं। जिसमें आपका जो है स्वास्थ्य विभाग है जैसे वैक्सीन और जो आपका स्टाफ है उसको लेकर के आपको साथ में चलना है। आईसीडीएस जो आंगनवाड़ी होती हैं, जो बच्चों को केंद्र तक लाने का काम करती हैं, उनको जो है आपको इसमें शामिल करना है। पंचायती राज जो आपका समुदाय है उसका जो है भरोसा कैसे आप जीत सकते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ जो शिक्षा विभाग है, स्कूल वगैरह वहाँ पर जो है माता-पिता को जागरूक जो है करना। तो इन सभी को मिला कर के एक सफल टीकाकरण 100% यूआईपी जो है आपका कंप्लीट होता है। इसमें जो है आप सक्षम होने चाहिए। इसके बाद में आपका तीसरा कार्य यानी एचईओ का तीसरा कार्य क्या है? संकट संचार और आपका अफवाहों का जो है खात्मा करना। जैसे वैक्सीन से बच्चे बीमार हो रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आमतौर पर हमारे समाज में इस प्रकार की जो है भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। तो आप जो है वैज्ञानिक तथ्य उनको देंगे, ठीक है? साइंटिफिक फैक्ट्स देंगे और उनको समझाएँगे कि ऐसा नहीं है, ठीक है? यानी संकट की स्थिति तब बनती है यदि किसी गाँव में जो है अफ़वाह फैल जाती है, तो पूरा अभियान जो है खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि मान लीजिए आपने 65 या फिर 70 तक जो है 70% तक आप वहाँ कवर कर चुके हैं, लेकिन आपका जो है बाकी 30 से 35% आपका बच चुका है। तो ये एक संकट की स्थिति बन जाती है। इसको आपको तोड़ना है। किस प्रकार से? जो एचईओ है तार्किक और वैज्ञानिक तथ्यों के ज़रिए जो है अफ़वाह को शांत करते हैं और जनता का जो डर है उसको दूर कर सकते हैं। ज़ोर-ज़बरदस्ती या फिर आप उनको डरा-धमका करके इस चीज़ की को जो है साबित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है साइंटिफिक तथ्य की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं मास्टर क्लास समरी यानी 5 स्तंभों का सुरक्षा चक्र जो हमने ऊपर देखा। एक आपका यूविन जो सिस्टम को याद जो है रखता है। इसके बाद में आईएमआई जो सिस्टम को जो है रफ्तार देने का काम करता है। इसके बाद में सिस्टम को जो ईंधन देता है फाइनेंस यानी कि फंडिंग जो होती है वो। उसके बाद में एईएफआई यानी जो सिस्टम है उसको सुरक्षित रखने का काम करता है। और 5वां आप खुद हैं जो एक एचईओ है यानी सिस्टम को ज़मीन पर लागू करवाने का कार्य करता है। परिणाम क्या थे कि भारत का यूआईपी सिर्फ टीकों की बात नहीं है, ठीक है? यह एक बेहतरीन प्रशासनिक मशीनरी के रूप में काम करता है जो अंतिम छोर पर खड़े हर बच्चे के लिए भी एक अभेद सुरक्षा चक्र बनाने का काम करती है। इसके बाद में बात कर लेते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची जो एनआईएस है यानी शिशु सुरक्षा का एक मास्टर प्लान किस प्रकार से हम तय करते हैं। नमस्कार छात्रों, आज हम सीखेंगे कि एक नवजात शिशु को गंभीर बीमारी से कैसे बचाया जा सकता है।
ठीक है? जैसे राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची केवल एक साधारण टाइम टेबल नहीं होता। यह एक वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट है, जिसे नेटागी यानी कि नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन के विशेषज्ञों द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया है। इसका आधार क्या है? यह इस बात पर जो है तय होता है या फिर खड़ा होता है कि बच्चा किस उम्र में किस बीमारी के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। ठीक है? देखिए समय का विज्ञान किस प्रकार से काम करता है। टीके 6 हफ्ते के बाद ही क्यों लगाया जाता है? ठीक है? टीके लगाए जाते हैं। देखिए माँ का उपहार, जन्म के समय बच्चे के शरीर में माँ से मिली जो प्राकृतिक एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो शुरुआती हफ्तों में बीमारियों से बच्चे का जो है एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसके बाद में एंटीबॉडीज़ का कम होना यानी लगभग 6 हफ्ते की उम्र में ये जो प्राकृतिक एंटीबॉडीज़ होती हैं, धीरे-धीरे कम होने लगती हैं। इसके बाद में वैक्सीन की एंट्री ठीक उसी समय यानी 6 हफ्ते के बाद में भारी जो वैक्सीन है देना शुरू किया जाता है ताकि बच्चे का अपना स्वतंत्र जो इम्यून सिस्टम है वो खुद की जो एंटीबॉडी है उसको बनाना शुरू कर दे। तो ये कुछ आपकी इसमें स्टेप्स होते हैं, ठीक है? मैंने ग्राफ के द्वारा भी समझा दिया। इसमें आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद में 28 दिनों का नियम होता है, खुराकों के बीच का जो अंतर होता है, उसको भी हम समझ लेते हैं। जिसमें पहला आपकी पहली डोज़ दी जाती है, वैक्सीन शरीर के अंदर जो है प्रवेश कराई जाती है। इसके 28 दिन बाद यानी 4 हफ्ते का इसमें गैप दिया जाता है। ये होता क्या है, देखिए इसमें मेमोरी सेल्स का निर्माण होता है, यानी यह समय इम्यून सिस्टम को बाहरी जो वातावरण होता है, उसको पहचानने और जीवन भर याद रखने के लिए दिया जाता है। इसके बाद में दूसरी डोज़ आपकी जो है मजबूत एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के रूप में इसको प्रदान की जाती है। ठीक है? इसको भी आपको समझने की ज़रूरत है। इसके बाद में कालानुक्रम जो पड़ाव है आपका यानी कि जन्म के समय आपकी पहली ढाल की बात करें, सबसे पहला टीका जो बच्चे को यानी बीसीजी के रूप में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, किस प्रकार से दिया जाता है, इससे मतलब किस बीमारी से बचाव होता है। तो बीसीजी का टीका कहाँ दिया जाता है? संस्थागत जो प्रसव के समय अस्पताल में ही है दिया जाता है। बात करते हैं बचाव की, तो बचपन में गंभीर जो आपका टीबी बच्चे को हो जाता है, ठीक है? तपेदिक आपको छोटे बच्चे को होता है, तो उससे जो है बचाव इसमें दिया जाता है। तो और कभी-कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर दिया जाता है, तो ये लेफ्ट जो अपर आर्म होती है और वहाँ पर भी त्वचा के अंदर दिया जाता है, ठीक है? डोज़ के बारे में तो ख़ैर आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है 0.1 ml इसमें डोज़ होती है, यदि बच्चा 1 महीने से छोटा है, तो उसको जो है इससे भी आधी यानी 0.05 ml जो है दिया जाता है। तरीका क्या होता है? त्वचा के अंदर दिया जाता है, ठीक है? स्थान की बात करें तो बाएँ हाथ के ऊपरी हिस्से पर। ये कुछ आपकी डिटेल है, इसमें याद रखने हैं, ठीक है? फैक्ट्स हैं। पूछ लिया जाता है कभी-कभी। अब बात करते हैं आपका एक और जो आपका बच्चे के जन्म के समय दिया जाता है ओपीवी और जो हेपेटाइटिस बी होता है उसका। बात करें ओपीवी की जो 0 डोज़ है, ये किससे बचाव करती है? ये पोलियो से बच्चे के बचाव करती है। समय जन्म के 15 दिन के भीतर जो है इसे देना अनिवार्य होता है। और मात्रा की बात करें, डोज़ की बात करें तो 2 बूँद सीधे मुँह के रास्ते यानी मुँह में टपकाई जाती है, ठीक है? मुँह के थ्रू इसको दिया जाता है। इसके बाद आप हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं, इसको भी बर्थ डोज़ कहा जाता है। देखिए बचाव क्या करता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको जो है पीलिया और लिवर कैंसर से खतरा होता है, उसी के लिए ये बच्चे को दी जाती है। समय की बात करें तो जन्म के 24 घंटे के अंदर इसको देना अनिवार्य होता है। मात्रा की बात करें तो 0.5 ml जो है और वो भी मांसपेशियों में दी जाती है, ठीक है? स्थान की बात करें जांघ के मध्य जो बाहरी हिस्से है होता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो मांसपेशियाँ होती हैं वो मजबूत होती हैं और इस डोज़ को जो है सहन करने में सक्षम होती हैं। इसके बाद बात करते हैं आपका जो छठा हफ्ता होता है, लगभग जब बच्चा 1.5 महीने का होता है, इस पड़ाव को हम देख लेते हैं, ठीक है? देखिए, असल टीकाकरण की शुरुआत तो यहीं से होती है। यहाँ पर आपका जब बच्चा 6 हफ्ते की उम्र में बच्चा जो है असली प्राथमिक टीकाकरण यहाँ पर शुरू होता है उसका। कैसे देख लेते हैं? जिसमें आपका डिप्थीरिया, काली खाँसी, टिटेनस और हेपेटाइटिस बी, साथ ही साथ आपका हीमोफिलसिस जो इन्फ्लुएंजा है, टाइप बी है, वो इसमें दी जाती है। ठीक है? स्थान की बात करें कहाँ पर ये दी जाती है, तो ये बाईं जाँघ पर लगाया जाता है। मात्रा की बात करें तो 0.5 ml इसमें रखी जाती है। ठीक है? और 5 इन 1 जो है इसको कहा जाता है टीका, क्योंकि इसमें जो है 5 बीमारियों से संबंधित आपका ये टीका होता है। अब बात करते हैं रोटा वायरस और जो पोलियो सुरक्षा होती है बच्चे की, वो किस प्रकार से जो है की जाती है। रोटा वायरस वैक्सीन की बात करें, तो ये आपकी जब बच्चे को जो है दस्त वगैरह लगते हैं, ठीक है? उससे बचाने के लिए यानी डायरिया से बचाने के लिए रोटा वायरस
से होने वाली जो गंभीर बीमारी होती है, उससे बचाने के लिए ये दी जाती है। मात्रा की बात करें तो सिर्फ़ 5 बूँद बच्चे को दी जाती है और ये भी मुँह के रास्ते दी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी निमोनिया और जो आपका ओरल पोलियो है वो, ओपीवी कैसे जो है काम करता है। देखिए ओपीवी की बात करें तो ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो से बचाव का एक मौखिक तरीका होता है। मात्रा की जैसे हम ऊपर बात कर चुके हैं, इसमें 2 बूँद जो है पिलाई जाती है और वो भी मुँह के रास्ते बच्चे को दी जाती है, यानी ओरल दी जाती है। इससे बच्चे का जो निमोनिया है उससे बचाव उसको होता है, दिमागी जो बुखार होता है उससे बचाव होता है। ठीक है? ओह सॉरी और जो पीसीवी आपकी होती है, न्यूमोकोकल जो कंजुगेट वैक्सीन होती है, वह भी आपकी दी जाती है। स्थान की बात करें, आपकी जो दाहिनी जाँघ होती है, वहाँ पर ये लगाया जाता है। ठीक है? ये आपका क्या करता है सॉरी निमोनिया से बचाव और आपका जो दिमागी बुखार होता है, उससे बचाव होता है। ठीक है? और जो ओपीवी है, वो आपकी पोलियो से रिलेटेड होती है। इसके बाद में सुरक्षा चक्र को मजबूत करना किस प्रकार से होता है? देखिए छठे हफ्ते के ठीक पहले जो आपका चौथा हफ्ता होता है के बाद 28 दिन पूरे होने के बाद बच्चे को दूसरी खुराक जो है दी जाती है। यह केवल 3 मुख्य टीके को दोहराते हैं। किस प्रकार से? पहला आपका जो पेंटावलेंट 2 था, जिसमें आपकी 0.5 ml जो है इसमें दी जाती है, ठीक है? और ये बाईं जाँघ पर लगाया जाता है। ये इसकी पहली डोज़ होती है जो छठे सप्ताह पर दी जाती है। इसकी दूसरी डोज़ आपकी जब 10 सप्ताह कंप्लीट हो जाते हैं तब दी जाती है और इसमें आपका रोटावायरस जो आपने ऊपर देखा आपका 2 यानी कि 5 बूँद जो है इसमें दी जाती है मुँह के द्वारा। फिर ओपीवी होता है यानी 2 बूँद जो है 2 बूँद दी जाती है मुँह के द्वारा। तो आपके ये 3 आपके इसके जो है स्टेप्स होते हैं, इस प्रकार से ये पूरी की जाती है। विशेषज्ञ का जो सवाल है 10वें हफ्तों में जो आपका एफआईपीवी और जो पीसीवी होता है, वो क्यों नहीं होता है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए ध्यान दें छात्रों, क्या आपने गौर किया कि 10वें हफ्ते में एफआईपीवी और पीसीवी का टीका नहीं लगा? अब क्यों नहीं लगा, उसको हम देख लेते हैं। देखिए इसे 8 वीक या फिर 8 वीक रूल्स को कहा जाता है। ये एक प्रकार से विज्ञान के तौर पर जो है काम करता है। देखिए छठे वीक में जो आपका एफआईपीवी और पीसीवी लगा था, 10वें हफ्ते जब आपका कंप्लीट होता है तब उसके बाद आपका जो 14 हफ्ता कंप्लीट होने के यानी कि प 15 हफ्ते के आस-पास की बात है, तब इसकी जो है दूसरी डोज़ लगाई जाती है। अब देख लेते हैं एफआईपीवी और पीसीवी टीके की जो खुराक होती है 2 खुराक होती है, उनके बीच में 8 हफ्तों का अंतर रखना अनिवार्य होता है, 4 हफ्ते का नहीं। इसीलिए जो है यहाँ पर आपका 10वें हफ्ते पर इसे नहीं लगाया जाता। ठीक है? इसलिए इन्हें जो है छठे हफ्ते के बाद सीधा 14वें हफ्ते के बाद ही दिया जाता है। यह इम्यून सिस्टम को बेहतरीन प्रतिक्रिया देने में मदद करने के लिए होता है। इसके बाद में बात करते हैं आपका जो 14वाँ हफ्ता उसके बाद की बात। यानी प्राथमिक श्रृंखला का जो अंतिम चरण है यहाँ पर स्टार्ट होता है। कैसे? यह शिशु के प्राथमिक टीकाकरण जो आपका प्राइमरी इम्यूनाइज़ेशन सीरीज़ होती है उसका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। यहाँ 10 हफ्ते जो होते हैं वाले जो तीनों टीके होते हैं अपनी अंतिम खुराक पर जो है पहुँच जाते हैं। जिसमें आपका पेंटावेलेंट 3 होता है जो बाईं जाँघ पर लगाया जाता है। मात्रा की वही बात करें देखिए लगभग आपकी या तो 2 बूँद या 5 बूँद या फिर आपकी 0.5 एमएल तक ही जो आपकी डोज़ इसमें रखी गई है। ठीक है? इसके बाद में आपका रोटावायरस वैक्सीन तीसरी और उसके बाद ओपीवी की तीसरी खुराक। इस प्रकार से दी जाती है। अब बात कर लेते हैं 8 हफ्ते वाले जो टीके होते हैं, उनकी फिर से वापसी होती है। अब 8 हफ्ते का गैप पूरा हो चुका है, यानी छठे है सप्ताह से या हफ्ते से 14 सप्ताह तक, 14वें हफ्ते तक। इसके बाद में आपका जो एफआईपीवी 2 होता है, यानी पोलियो इंजेक्शन की दूसरी खुराक जो है, वो दी जाती है। मात्रा की बात करें 0.1 एमएल 1 सेकंड। इसके बाद में
इसके बाद में पीसीवी2 यानी निमोनिया से बचाव की जो दूसरी खुराक है, वह दी जाती है। मात्रा की बात करें वही 0.5 एमएल इसमें होता है और तरीका मांस के जो मांसपेशी होती है उसके अंदर दिया जाता है। स्थान की बात करें दाहिनी जो जाँघ होती है वहाँ पर दिया जाता है। आप देख रहे हैं बच्चे को या तो जाँघ पर या फिर जो आपका बाँह होती है वहीं पर जो है इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ की जो मांसपेशियाँ होती हैं, शरीर के अन्य हिस्सों के मुकाबले में जो है मज़बूत होती है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पर दिया जाता है। अब जैसे हम ऊपर देख चुके हैं उसका यहाँ पर क्विक रिविज़न दिया गया है, ठीक है? देने का तरीका कि भई किस मार्ग से दिया जाता है, रूट क्या है और उसकी डोज़ क्या है, मात्रा क्या है, ठीक है? तो ये आप सब देख लेंगे। मैंने आप सबके लिए वहाँ पर क्योंकि अलग-अलग दिया गया था और यहाँ पर मैंने एक इंडेक्स बना दी है जिसके माध्यम से आप इसको समझ सकें। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए द बॉडी मैप कौन-सा टीका कहाँ पर लगता है, ये मैंने आपका एक इमेज बना कर के यहाँ पर आपको दर्शाया गया है, ठीक है? जैसे बात करें बीसीजी का जो त्वचा के अंदर दिया जाता है और आपकी बाएँ जो हाथ होता है उसके ऊपर दिया जाता है। वहीं आपका बात करें जो एफआईपीवी होता है ये त्वचा के अंदर दिया जाता है और दाहिने हाथ पर दिया जाता है। वहीं पीसीवी जो मांस के अंदर दिया जाता है और दाहिनी जाँघ पर दिया जाता है। फिर आपका हेपेटाइटिस बी जो जन्म के समय दिया जाता है और जाँघ का जो मध्य बाहरी हिस्सा होता है उस पर लगाया जाता है। ठीक है? एक आपका पेंटावेलेंट होता है, ये मास में दिया जाता है और बाईं जाँघ पर दिया जाता है। तो ये कुछ मतलब कुछ क्या, ये पाँचों बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो है विभिन्न एग्ज़ाम पूछे गए हैं, तो आप सब जो है इनको नोट डाउन करेंगे और जो है बार-बार इसको रिवाइज़ करेंगे, ठीक है? मैंने इंडेक्स के माध्यम से आपको बताया, साथ-साथ इमेज के माध्यम से जो आपके माइंड में है, एकदम जो है छप जानी चाहिए ये बात, ठीक है? क्योंकि पूछा जाता है कि कौन-सा टीका कहाँ से, किस रूट से और किस जो है मात्रा में दिया जाता है। निष्कर्ष क्या निकलता है, एक सुरक्षित और स्वस्थ जो भविष्य है, उसकी नींव होता है एक छोटा बच्चा, ये नवजात शिशु, ठीक है? तो उसकी किस प्रकार से जो है रक्षा करता है, पोलियो हुआ, टीबी हुआ, ठीक है? आपका पीलिया हो गया, निमोनिया, डायरिया, ये सब जो है बच्चे की जो है इससे सुरक्षा करते हैं, ठीक है? सारांश की बात करें, जन्म से लेकर के 14वें हफ्ते तक का यह सफ़र बच्चे का जानलेवा जो बीमारी होते हैं, उससे अजय बनाता है, यानी उससे जो है बचाव करता है। याद रखने योग्य 3 बातें यहाँ पर हैं। सही समय, सही मात्रा और सही स्थान और सही तरीका। देखिए किसी भी बच्चे के लिए या किसी भी आप कार्यक्रम को स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें जो आप मान लीजिए या तो टीकाकरण आप उसमें कर रहे हैं या फिर हो सकता है उसमें जो आपकी मेडिसिन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जो है उसमें रणनीति रखी गई हो। तो देखिए सही समय, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ ले लीजिए उसमें दवाई नहीं किसी भी चीज़ के ऊपर इसे आप लागू कर सकते हैं, सही समय पर ना दी जाए, सही मात्रा में नहीं दी जाए और सही स्थान और तरीके से ना दी जाए, तो वह किसी काम की नहीं होती है। ठीक है? यानी राष्ट्रीय टीकाकरण अनुसूची का पालन करें और हर बच्चे को जीवन का सर्वोत्तम जो है आराम दें। ये आपका एक एचईओ का कर्तव्य, प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। टीकाकरण का सारांश कह सकते हैं संपूर्ण ज्ञान एक मास्टर क्लास के रूप में हमने यहाँ पर जो है दर्शाया गया है। 9 महीने से गर्भावस्था तक, ठीक है? देखिए नमस्कार क्लास, आज हम सीखेंगे कि उम्र के हर पड़ाव पर टीकाकरण क्यों और कैसे किया जाता है। हर 9 महीने के शिशु से लेकर के एक गर्भवती महिला तक के संपूर्ण टीकाकरण चक्र को कैसे कवर करेंगे, ये भी हम समझेंगे। साथ ही साथ हमारा फोकस होगा कौन-सा टीका, कितनी मात्रा, किस रास्ते और शरीर के किस हिस्से में जो है लगाया जाता है। ठीक है? जब 9 से 12 महीने का शिशु होता है या फिर 16 से आपका 24 महीने का जो आपका बच्चा होता है, 6 से 5 साल का आपका जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, 10 से 16 साल का जब बच्चा किशोर हो जाता है और गर्भवती महिला यानी कि 9 महीने के बच्चे से लेकर के गर्भावस्था तक की एक संपूर्ण जर्नी को हम इसमें देखने वाले हैं। याद रखने योग्य कुछ बुनियादी बातें हैं, ठीक है? देखिए आगे बढ़ने से पहले इन रास्तों को याद कर लेना है आप सबको। जैसे आपका एससी यानी त्वचा की वसा जो परत के ठीक नीचे होती है, जो आपकी स्किन होती है, उसके नीचे आपकी वसा की परत होती है, उसी के अंदर, ठीक है? एक आपका आईएम होता है, जिसको एक प्रकार से बात करें, इंट्रामस्कुलर भी कहा जाता है, सीधे गहराई में दिया जाता है मांसपेशियों में, ठीक है? इसके बाद में आपका आईडी होता है, इसे इंट्राडर्मल कहते हैं, यानी त्वचा की सबसे ऊपरी जो परत होती है, उसमें दिया जाता है। और एक आपका ओरल, ये कुछ तरीके होते हैं इंजेक्शन देने के, ठीक है? ओरल आपका मुँह के रास्ते दी जाता है, जैसे आप छोटे होंगे, आपने देखा होगा कि आपके मुँह में जो है एक मीठी-मीठी सी दवाई डाली जाती थी, ना तो वो मीठी होती थी, ना खट्टी। तो इस प्रकार का जो होता है, ये आपका ओरल होता है, ठीक है?
यहाँ पर जो है इमेज में दिखाया भी गया है कि कौन-सी त्वचा जो है ऊपरी परत है, डर्मिस कौन-सी है, आपकी जो वसा की परत है वो कौन-सी है और आपकी जो मसल्स है वो कौन-सी है, यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए एक टिप है आपके लिए टीकों का सही स्थान और मात्रा जो है जानना ही कैंचियों का सबसे प्राथमिक कर्तव्य है, बड़ी ज़िम्मेदारी है। एक गलत एंगल अक्सर जो है आप मतलब किसी भी बच्चे की कह लीजिए या फिर गर्भवती महिला की जो है जान तक ले सकता है। अब बात करते हैं 9 से 12 महीने का पड़ाव, सबसे महत्वपूर्ण टीके किस प्रकार से यहाँ पर जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। जब बच्चा 9 महीने पूरे करता है तब उसका पहला जो बड़ा बचाव चक्र है वो शुरू होता है। किस प्रकार से? देखिए सबसे पहले आपको जब बच्चा 9 महीने का होता है उसको एमआर की पहली डोज़ दी जाती है। यानी मीज़ल्स और रूबेला ये 2 संयुक्त टीके एक ही टीके में दिया जाता है। कैसे? खसरा और रूबेला जैसी गंभीर बीमारियों को अचूक एक प्रकार से बात करें बचाव यहाँ पर इसे कहा जा सकता है। मात्रा की बात करें तो 0.5 एमएल इसमें दिया जाता है। मार्ग की बात करें त्वचा के नीचे ही आपका दिया जाता है। स्थान की बात करें दाहिनी जो आपकी बाँह होती है उसके ऊपरी हिस्से पर इसको दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें आपका दूसरा है JE1 यानी जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है आपका यानी दिमागी बुखार से बचाव के लिए केवल एंडेमिक जिलों में ये आपका लागू है। यानी मात्रा की बात करें तो 0.5 एमएल, मार्ग की बात करें त्वचा के नीचे और स्थान की बात करें बाएँ हाथ पर ये दिया जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं 9 से 12 महीने के बच्चे के लिए निमोनिया और जो पोलियो की सुरक्षा होती है वो किस प्रकार से काम करती है। यहाँ पर आपका जो FIP-V होता है इसकी तीसरी डोज़ यानी नया अपडेट इसमें किया गया है। हाल ही में भारत सरकार की नई पहल के अनुसार पोलियो सुरक्षा 100% अचूक रहे। इसीलिए 9वें महीने पर तीसरी खुराक जो है इसमें जोड़ी गई है। मात्रा की बात करें 0.1 एमएल और मार्ग की बात करें तो त्वचा में जो है लगाया जाता है। स्थान की बात करें बाएँ हाथ पर इसको लगाया जाता है। इसके बाद में पीसीवी बूस्टर, नमूनिया से बचाव के लिए यह बूस्टर जो खुराक है अत्यंत आवश्यक है। मात्रा की बात करें 0.5 एमएल और मार्ग की बात करें तो मांस में ये दिया जाता है मांसपेशियों में। स्थान की बात करें दाहिनी जांघ जो होती है वहाँ पर ये लगाया जाता है। जैसे मैंने इमेज के थ्रू इसमें लगाई गई है। इसके बाद में 9 से 12 महीने जैसे हमने टाइम पीरियड रखा हुआ है इसमें विटामिन ए की शुरुआत, ठीक है? कैसे बच्चे को जो है विटामिन ए दिया जाता है। देखिए इंजेक्शन के अलावा बच्चे के संपूर्ण विकास, इम्यूनिटी और आँखों की रोशनी के लिए विटामिन बहुत ज़रूरी है। यह संक्रमण से लड़ने की ताकत भी देता है, ठीक है? विटामिन ए की पहली खुराक की बात करें तो ये आपकी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट आपकी दी जाती है और ये सिरप के माध्यम मतलब सिरप के रूप में होता है, ठीक है? सॉरी इंजेक्शन तो आपने देखा। अब इसकी बात करें जो सिरप होता है वो 1 मिलीलीटर, ठीक है? यानी 1 एमएल इसमें खुराक होती है। साथ ही साथ मार्ग यानी कहाँ से दिया जाता है? आपका ये मुँह के रास्ते से दी जाती है। इसके बाद में बूस्टर डोज़ की बात कर लेते हैं। बूस्टर डोज़ होती क्या है और क्यों ज़रूरी होती है? देखिए टीचर्स का क्वेश्चन है, क्या प्राथमिक टीके जीवन भर जो है काम करते हैं? आंसर है नहीं। कुछ समय बाद जो है शरीर में प्राथमिक टीकों का असर कम होने लगता है। ठीक है, बूस्टर का विज्ञान क्या कहता है? शरीर में मौजूद जो मेमोरी सेल्स होती हैं, समय के साथ में जो है सुस्त पड़ने लगती हैं। जो बूस्टर डोज़ है, इनका काम जो है इन सेल्स को दोबारा जगाना होता है। इसी से बच्चे की जो है इम्यूनिटी फिर से ताज़ा और ताकतवर हो जाती है। 16 से 24 जो माह के बच्चे होते हैं, उनमें यही बूस्टर जो है डोज़ दी जाती है उनको। समय के साथ इम्यूनिटी कम होना, ठीक है? और ताज़ा और ताकतवर इम्यूनिटी जो है डोज़ के बाद में बच्चे में उत्पन्न होना, ठीक है? अब बात करते हैं 16 से 24 महीने और इसमें जो आपका डीपीटी और एमआर का जो डोज़ दी जाती है वो किस प्रकार से एमआर2 यानी खसरा और रूबेला की दूसरी खुराक दी जाती है आपकी। मात्रा की बात करें 0.5 एमएल और मार्ग की बात करें तो त्वचा के नीचे से दी जाती है। स्थान की बात करें दाहिनी हाथ पर जो आपका होता है वहाँ पर दी जाती है। आपकी डीपीटी का जो है पहली डोज़ बूस्टर 1 इसको कहा गया है। इसमें डिप्थीरिया, काली खाँसी और टिटनेस के लिए ये जो है आपका बेहद ज़रूरी होता है। और इसमें 0.5 एमएल इसमें डोज़ दी जाती है। मार्ग की बात करें तो मांसपेशियों में और स्थान की बात करें तो बाईं जो आपकी जाँघ होती है वहाँ पर ये लगाई जाती है। ठीक है? इसके बाद 16 से 24 महीने के शिशुओं में जो पोलियो, जेई और विटामिन ए होता है वो किस प्रकार से जो है काम करता है, उसको भी यहाँ साथ-साथ देख लेते हैं। देखिए ओपीवी जो बूस्टर होता है पोलियो से संपूर्ण बचाव के लिए दिया जाता है। मात्रा की बात करें तो 2 बूंद इसमें दी जाती है, ड्रॉप्स और मार्ग की बात करें तो मुँह के थ्रू ये दी जाती है।
दूसरा आपका है जेई-2 जापानी आपका जो इंसेफ्लाइटिस भी कह सकते हैं, जापानी बुखार इसको कहा जाता है। इसकी दूसरी खुराक यहाँ पर दी जाती है 0.5 एमएल और मार्क की बात करें त्वचा के नीचे, स्थान की बात करें बाएँ हाथ पर ये लगाया जाता है। इसके बाद में विटामिन ए की दूसरी खुराक दी जाती है जो आपकी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है होती है और लगभग 2 एमएल के बराबर, ठीक है? ये मुँह के रास्ते दी जाती है, ओरल दी जाती है, ठीक है? इसके बाद हर 6 महीने पर 5 साल की उम्र तक विटामिन ए दिया जाता है। अब बात करते हैं 6 से यानी 5 से 6 वर्ष की जो आयु के बच्चे होते हैं उनमें, यानी स्कूल जाने की जब बच्चे की तैयारी होती है तब। देखिए खतरा क्यों बढ़ता है? जब बच्चा स्कूल जाने की उम्र का होता है तो बाहरी वातावरण और अन्य बच्चों के संपर्क में आने से संक्रमण का खतरा जो है काफ़ी बढ़ जाता है बच्चे के लिए। अब डीपीटी की जो है दूसरी खुराक या फिर बूस्टर डोज़ में दिया जाता है। इम्यूनिटी को मजबूत रखने के लिए डिप्थीरिया, काली खाँसी और टेटनस की एक और बूस्टर खुराक इसमें इस समय दी जाती है। ये आपके 0.5 एमएल दी जाती है। मार्ग की बात करें तो मांस में जो है इंजेक्शन लगाया जाता है और साथ ही आपका स्थान यानी कहाँ पर ये लगाया जाता है तो ऊपरी बाँह पर ये लगाया जाता है, ठीक है? जाँघ से बाँह तक देखिए चूँकि बच्चा अब बड़ा हो गया है और उसकी जो बाँह की जो मांसपेशियाँ हैं पूरी तरह से विकसित हो गई हैं, इसीलिए अब जाँघ के बजाय टीका जो है हाथ पर दिया जाता है। इसके बाद में जब 10 से 16 वर्ष की आयु का होता है बच्चा, जब किशोरावस्था में आ जाता है, उसका सुरक्षा कवच किस प्रकार से होता है? तो नियम में बड़ा बदलाव यहाँ पर आकर आता है। जब बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें टेटनस के साथ-साथ डिप्थीरिया से भी बचाव की आवश्यकता होती है। पहले इस उम्र में केवल टीटी यानी कि आपका जो टेक्टोनस टेटनस जो टोक्सोइड दिया जाता है टेटनस टैक्सोइड दिया जाता था, लेकिन अब नई सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार 10 साल और 16 साल की उम्र में टीडी यानी कि टेटनस और एडल्ट जो डिप्थीरिया होता है, उसका टीका दिया जाता है। इसके बाद में कारण क्या है? व्हाई द चेंज यानी कि इसे क्यों बदला गया है? तो बड़े बच्चों और किशोरों में जो है डिप्थीरिया के नए मामले देखे जा रहे हैं। इसीलिए इस बदलाव की जो है ज़रूरत थी यहाँ पर ताकि उन्हें जो है दोहरा सुरक्षा कवच मिल सके और वो इस बीमारी से बच सकें। ठीक है, अब टीटी होता क्या है? टिटनेस जो आपका और एडल्ट जो डिप्थीरिया होता है, उसकी डोज़ की जानकारी। यह है जीवन रक्षक टीका 2 महत्वपूर्ण एक प्रकार से बात करें माइलस्टोन के रूप में दिया जाता है। पहला जो बच्चे के 10वें जन्मदिन के वर्ष में दिया जाता है, दूसरा बच्चे के 16वें जो जन्मदिन होता है, उस वर्ष में दिया जाता है। मात्रा की बात करें 0.5 एमएल, मार्ग की बात करें तो सीधे मांसपेशियों में इसको दिया जाता है। स्थान की बात करें ऊपरी जो बाँह होती है, वहाँ पर दिया जाता है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? देखिए यदि आप मान लीजिए जो किशोर होते हैं, वो खेलते हैं, खेलते समय चोट लगने पर जो है टिटेनस और भीड़-भाड़ वाले जो स्थान होते हैं, वहाँ पे जो है डिप्थीरिया के संक्रमण से पूरी तरह इसको जो है बचाव मिलता है इसके कारण, ठीक है? अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें दोहरी ज़िम्मेदारी आ जाती है और 2 ज़िंदगियों की एक प्रकार से सुरक्षा यहाँ पर करनी पड़ती है। तो एक नोट यहाँ आपके लिए है, टीकाकरण केवल बच्चों के लिए नहीं, गर्भवती महिलाओं को भी सुरक्षित करना एक एचओ की सबसे प्रमुख ज़िम्मेदारी है। अब इसका आपका इसमें क्या मकसद क्या होना चाहिए? यह माँ को गर्भावस्था और डिलीवरी के दौरान टिटनेस से बचाने के लिए ज़रूरी होता है। या पेट में पल रहे शिशु को नवजात टिटेनस जैसी जानलेवा जो बीमारी होती है, उनसे सुरक्षा प्रदान करती है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी हम टीडी और जो आपकी अदर मतलब डिप्थीरिया जो होता है, इसकी वैक्सीन का उपयोग करते हैं, ठीक है? यानी जहाँ से शुरू किया वहीं पर जो है सॉरी जहाँ से शुरू किया था वहीं पर आकर जो है खत्म हो गया और फिर उसी नवजात शिशु से रिलेटेड यहाँ पर बात चल पड़ी है क्योंकि एक माता जो है नवजात शिशु को जन्म देने वाली है, तो ठीक है? अब देखते हैं गर्भावस्था में जो टीडी है टीकों का शेड्यूल किस प्रकार से होता है। गर्भवती महिलाओं को टीडी की 2 खुराकें दी जाती हैं, जिनका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहली जो आपकी टीडी होती है, पहली खुराक टीडी की, वो आपकी गर्भावस्था का पता चलते ही लगाई जाती है, यानी जो आपकी अर्ली प्रेगनेंसी होती है उसी में, ठीक है? जल्द से जल्द। मात्रा की बात करें 0.5 एमएल और मार्ग की बात करें मास में दी जाती है। स्थान ऊपरी बाँह पर। दूसरी आपकी टीडी की जो खुराक है, वो आपकी दी जाती है जब आप 4 हफ्ते जो है कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, गर्भावस्था के। यह डोज़ शरीर में इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज़ वगैरह होती है, उनको पूरी तरह से पक्का करती है, ठीक है?
टीडी बूस्टर कब और कैसे इसको दें? तो गर्भावस्था में बूस्टर डोज़ का एक खास नियम है जो इस बात पर निर्भर करता है कि पिछली गर्भावस्था कब हुई थी। देखिए क्या पिछले 3 साल में प्रेगनेंसी थी और उस समय 2 टीडी आपके लगे थे या नहीं लगे थे इस प्रकार से। अगर हाँ, तो उसमें क्या आपकी कंडीशन बनती है, सिर्फ़ टीडी बूस्टर दें। अगर लगी है तो सिर्फ़ आपको टीडी बूस्टर देना है। इस मौजूदा गर्भावस्था में उसे दोनों टीके फिर से लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर नहीं लगा है तो नियमित टीडी 1 और जो आपका 4 हफ्ते बाद जो टीडी 2 है, वो दोनों देने ज़रूरी होते हैं। तो ये कुछ गाइडलाइन होती हैं और ज़रूरी भी होती हैं। अगर इन्हें समय पर पूरा नहीं किया जाता है, तो होने वाले शिशु और माता दोनों को जो है एक प्रकार से इसका जो है दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। आज की क्लास का सार जो हमने ऊपर देखा, ठीक है? वो सब इसमें मैंने एक इंडेक्स में जो है यहाँ पर लगा दिया है, जिससे आप जो है एक प्रकार से बात करें पूरी थ्योरी के साथ में और उसके बाद में आप जो है वीडियो को पॉज़ करके इस इंडेक्स को भी जो है देख सकते हैं। जैसे आपका त्वचा के नीचे आपका दिया जाता है, ठीक है? MR1, MR2, JE1, JE2 ये और MR जो आपका दिया जाता है दाहिने हाथ पर और ये JE आपका बाएँ हाथ पर दिया जाता है। इसके बाद में आपका जो पीसीवी बूस्टर है दाहिनी जांघ पर, डीपीटी है आपका बूस्टर 1 ये बाएँ जांघ पर, डीपीटी 2 और टीडी आपका ऊपरी बाँह पर दिया जाता है। वही आपकी मात्रा है 0.5 ml ठीक है? तो ये आपको देख लेना है। तो आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल फिर से एक नई क्लास और नई आपके थ्योरी कोई नया आपका टॉपिक लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप सब अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहिए।